डंका गाड़ने एक महिला जागरूक, ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। उत्तर में एनसीपी की कमान संभालने के लिए फ्रीडा मोराइस ने पूरे ताकत और जोर लगा दी है। उनका हौसला बुलंद करने आज उनके कार्यालय के उद्घाटन में महिला प्रदेश अध्यक्ष फौजिया खान ने दस्तक दी। किस तरीके का रहा कार्यक्रम और क्या क्या किया फ्रीडा मोराइस ने, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। ये तो हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर फौजिया खान मैडम ने हमारी विनंती को स्वीकार करके यहाँ पे उत्तन गांव में आके ये कार्यालय ओपन किया है। यहाँ की महिलाओं को सचमुच ज़रूरत है कि किसी की आवाज़ की, उनके पास आवाज़ कम है, ऐसा मुझे लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते। तो हमारे सांसद रत्न जो है फौजिया खान मैडम, उन्होंने आज ये कार्यालय का ओपन किया है, तो उनको ताकत मिलेगी कि हाँ, हमारे पीछे कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो फौजिया मैडम आज मेरे लिए नहीं मगर ये उत्तन करो के लिए एक आवाज़ बनेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैडम गैस भी बांटे गए, किस तरह की सिर्फ 11 लोगों को मैंने बांटे, मगर आपको पता है 1150 रुपए के पार हो गया है गैस। मगर हम ये सोचते हैं कि अगर 400 रुपए वापस होंगे तो बेटर होगा। हाँ, 400 रुपए तो हम अफोर्ड कर सकते। कितने सिलेंडर आ जाते हैं? 11 से मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतने लोगों को और मिलता। अगर 400 रुपए का गैस होता, 1150 है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। 400 कैसे भी करके हो जाता था कांग्रेस की सरकार में। अभी भाजपा की सरकार ने तो 1150 पार कर दिए। ऐसा लगता है कि चूल्हा अभी जलाना पड़ेगा, लकड़ियों से चूल्हा जलाना पड़ेगा। हाँ, हमारे गांव में लकड़ियां हैं, तो अगर मोदी जी बोलते उससे धुएं से तकलीफ होती थी, ऐसा मोदी जी बोल रहे थे, तो शायद वो भी हमको वो हानिकारक होगा। तो गैस तो चाहिए, तो उन्होंने देना चाहिए। सांसद फौजिया खान ने आपके साथ ही साथ नारा भी लगाया, 400 रुपए गैस झालाच पाहिजे, जरूर होना चाहिए। आम आदमी को जीने का मौका दो, उनको जीना है, मार मत डालो। बस अभी यही बोलेंगे। खाने पीने पे भी आप जीएसटी ये वो लगा लगा के हमको खत्म कर दिया है। आम आदमी जो है, आज हम चलो अफोर्ड कर पाते हैं, व्हाट अबाउट दीज पीपल? ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इनका रोज का जो 200 रुपए ये लोग कमाते हैं, 150-200 रुपए की कमाई होती है, कहाँ से वो लोग करेंगे? बाजार पेट जाते हैं तो उधर भी बाजार भाव भरना पड़ता है, सब कुछ है उनके लिए, क्या करेंगे वो लोग? 24 घंटे कार्यालय, क्योंकि रात के मुझे कॉल्स आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं पे लेडीज लोगों को तकलीफ होता है, तो वो पुलिस स्टेशन आपको पता है कि चौली पे है, यहाँ से गांव से थोड़ा दूर है, और यहाँ का जो चौकी है वो रात के टाइम पे बंद रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर हमारा ये गांव का चौकी जो है वो बंद रहता है, तो मैंने ये सोचा कि अगर नजदीक के नजदीक गाँव में अगर रात को भी औरतें आई तो उनको दरवाजा खटखटाने के लिए कहीं दूर लंबा जाना न पड़े। मेरा ही दरवाजा यहाँ पे गांव में ही है, वो खटखटाए तो हम उनकी आवाज बन के पुलिस स्टेशन तक या उनके घर तक हम जरूर पहुंचे। यही तो बात है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कि सभी को सेक्युलरिज्म है और सभी जाति धर्म को साथ में लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलती है, और इसीलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार सर यही बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जो आज की गवर्नमेंट में दिख रहा है। कि हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वापस जोरों से सरकार बनाए और चुन के आए। अभी जो नगर सेवक है ज्यादा से ज्यादा चुन के आने चाहिए अभी अगले चुनावी इलेक्शन में, तो कहीं पे हम अपने सभागृह में बैठ के इनके मुद्दे उठाएंगे। मैडम, लेकिन आपके जिलाध्यक्ष यहाँ पर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। शायद उनको कुछ तकलीफ होगी, शायद कहीं पे अटके होंगे, तो वी कैन नॉट से कि क्यों नहीं आए। कोई तकलीफ होगी इसलिए नहीं आए होंगे, तो उनके ऊपर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आमच्याकडे 5 ते 6 गाव आहेत, चौक, पाली, उत्तन, डोंगरी, कोराडी. ओके, तर आमच्याच गावाचे आमच्या डोंगरावर एक डम्पिंग ग्राउंड ठेवलं 15 ते 20 वर्ष त्याच्यासाठी झाली आणि खूप लोकांना त्रास होता. फर्स्ट थिंग, तो जो कचरा जो घेऊन येतात त्याचं काहीच मॅनेजमेंट नसतं. कचरा रस्त्यावरती पडतो, त्याच्यामुळे खिचट रस्त्यावर पडतं, गाड्या स्लिप होतात आणि ऍक्सिडेंट्स वगैरे भरपूर होतात. दुसरी गोष्ट, त्या डोंगरावर असल्या कारणाने एकदम डोंगरावर आहे, दोन्ही बाजूला फार्मिंग असायची. एका साईडला उत्तर आणि पालीची फार्मिंग व्हायची आणि दुसऱ्या साईडला डोंगरी आणि तारोडीची फार्मिंग असायची. तर ते दोन्ही पण फार्मिंग 100% नष्ट झालेले आहेत. त्याचे फोटोग्राफ्स तुम्हाला त्याचे पत्र भेटतील. क्षेत्र डम्पिंग ग्राउंडचं फार्मिंगचं दोन्ही साईडला आपण गेलो तर 20 ते 25 एकर दोन्ही साईडला क्षेत्र असेल. तर ती फार्मिंग म्हणजे 100%च नष्ट होत चाललेली आहे. फार्मिंग जर आपण बघूया, फार्मिंग आपण काहीतरी रोजगार करून आपण पुढे बसू शकतो, बट आता जे त्याच्यामुळे आजार पण खूप वाढलेले आहेत. आपले सिनियर सिटीजन्स आहेत किंवा काय आहेत, तर त्यांना फुफ्फुसाचे आजार आणि
खूपच वाढले. स्मोक, गरोदर स्त्रिया आणि ते म्हणजे सर्वांना सर लहानापासून तर म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांपर्यंत त्रास आहेच त्याचा. दुसरी गोष्ट त्याच्यामधून आग लागते की लावली जाते माहित नाही, कारण त्यांची कपॅसिटी 10% पण नाही आहे डम्पिंगसाठी आणि तिकडे त्याच्या मल्टिपल्स कचरा तिकडे आणला जातो. तर ती आग लावली जाते की लागते माहिती नाही. त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग चालू नसते का? प्रोसेसिंग चालू असते, पण म्हणजे 100 रुपयाचा जर का कचरा येत असेल तर 10%च नॉट प्रोसेसिंग मध्ये 90% तो रोज जमा होत जातो त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामुळे लोकांना खूपच त्रास होत आहे. अँड भरपूर प्रोसेसिंग बंद आहे खरं म्हणजे, आणि फक्त कचरा डंप करताना कायद्याने असा गुन्हा आहे खरं म्हणजे. dump करू ऑलरेडी शकत नाही. काही हायकोर्टच्या ऑर्डर्स पण झालेल्या आहेत. त्यांना काही 70 करोड रुपये पेनल्टीज पण लागलेली होती, तर त्यांनी स्टे घेतलं किंवा ते त्यांना 6 महिन्यामध्ये तो अजून एक सत्वार करून एक प्लेस त्यांना वेकेंट पण केलेले आहे डम्पिंग ग्राउंडसाठी. पण ते एमबीएमसी त्याच्यामध्ये मला ते इनिशियल घेतलं आणि तो शिफ्ट करायचा आणि ते जास्त प्रयत्न केलेला नाही. तर ते त्यांना ऑप्शन्स पण आहे, तरी सुद्धा त्या लोकांनी ते त्याचं काही इनिशियल घेतलं नाही. तर मॅम प्लीज तुम्ही हा जो आमचा पॉईंट आहे पार्लमेंटमध्ये प्रॉपरली स्ट्रॉंगली थोडंसं मांडा की आम्हाला थोडासा नाही मिळत. आंदोलन समुद्रामध्ये पण परिणाम आहे का? समुद्रामध्ये पाणी जो किचड आणि त्याच्यामधून पाणी जो आग वगैरे विझवून पाणी वगैरे मारला जातो, तर तो जो वे आहे समुद्रामध्ये जायचा तिकडून तो समुद्रामध्ये जातो आणि त्याचा मासळीवर सुद्धा परिणाम होत आहे. आणि Yes, yes. आणि तलावामध्ये विहिरीमध्ये पण जी घाण जाते आणि विषारी वायू जाते. आज पूजा करत असताना, प्रार्थना करत असताना बोलत होतो त्यावेळेला मला तो वास मध्ये येतो. म्हणजे आम्ही प्रार्थना पण करू शकत नाही, जेवू पण शकत नाही. आणि बिकट म्हणजे एकदम 5-6 बऱ्याच वर्षापासून हे चालू आहे. हो, भरपूर वर्षापासून चालू आहे आणि याच्या अगोदर पण मॅम आंदोलन उस पर क्या अब तक रिप्लाई आया है सरकार का, और क्या आपको लगता है कि आपने जो वहाँ पर अपेक्षा जताई थी वो अपेक्षा सरकार की तरफ से फुलफिल की जाएगी या होगी? सरकार के तरफ से तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला ही नहीं है, और सरकार इस पर कोई विचार भी कर रही है या नहीं, ये मुझे बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि मुझे तो कहीं पे कोई कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कि धनगर समाज को न्याय मिले। लेकिन धनगर समाज को न्याय मिले इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि सरकार को हम इस बात पे मजबूर नहीं कर दे कि वंचित समाजों को न्याय देने का काम सरकार को करना ही चाहिए। मैडम, औरंगाबाद के नामकरण को लेकर एनसीपी ने समर्थन किया है, किस तरह की पॉलिसी है राष्ट्रवादी? उस समय जब सरकार के 1-2 दिन ही बाकी थे और सत्ता बदल गई है, तब ये निर्णय लिया गया था। उस समय महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट होने की वजह से जो निर्णय लिया गया उस वक्त उपस्थित जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई समर्थन या कोई बैकिंग है ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ही पक्ष के कोर्ट में भी गए हैं और अभी भी कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात को लेकर? ये नाम जो चेंज हुआ है तो इसकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। ये हिस्टोरिकल बेसिस अगर नहीं है तो ये प्रोसेस सही तरह से फॉलो नहीं किया गया है। इस बात को लेकर लोग कोर्ट में गए हैं। बहुत सारी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई है, किसी कम्युनिटी की कुछ भावना है, किसी कम्युनिटी की कुछ भावना है, लेकिन ये कम्युनिटी वाइज सोचने की बात नहीं है। जब नाम चेंज होता है तो बहुत सारा उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है, और अगर वो हिस्ट्री को बदलने का काम हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं भी बोलती हूँ कि महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिर जहाँ महापुरुषों का सम्मान हो रहा है और भी बहुत सारी जगहें हैं। नागपुर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए हमने, पूना को हमने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम देना चाहिए, और कई ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ के लोग जो है बड़े बड़े हमारे नेता उस वक्त जो महापुरुष थे, उन्होंने जो वो कंट्रीब्यूशन दिया है उस जगह का, वो तो हिस्टोरिकली प्रूवन है कि उन लोगों का सच में उस जगह कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोगों ने उठाना चाहिए। ये भी बात मैं डिमांड करती हूँ कि पूना का भी नाम चेंज होना चाहिए और उसको महात्मा फुले के नाम पे देना चाहिए, नागपुर का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे देना चाहिए, और बहुत से महापुरुष हैं उन सब के नाम अलग अलग सिटीज़ को देना चाहिए जहाँ उनका कंट्रीब्यूशन है। औरंगाबाद नामकरण को लेकर आप भी वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, हाल ही में है अभी आप,
क्या कहेंगे उस पर? कार्रवाई थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है, कार्रवाई जोरों से चल रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ हर्डल्स जरूर आते हैं। जैसे कि सीओ, फुल टाइम जो सीओ थे उनको अचानक उनका रेजिग्नेशन मांगा गया गवर्नमेंट के जरिए से, तो वो जब उन्होंने रिजाइन किया तो एक इंचार्ज सीओ आ गए। अब उनको संभाल के थोड़ा सा काम और गति देने का काम किया गया, तो फिर अब गवर्नमेंट ने उनको रोक लिया और एक दूसरा सीओ भेजा है। तो उस वक्फ बोर्ड के काम में सीओ बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और अगर सीईओ को इस तरह से बार बार गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स से बिना कोई बात किए के बदलती रहती है तो बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जो काम इतनी जोरों से चल रहा है, हमने कई कई जगहों पे एफआईआर्स किए हैं, अभी तक कभी इतिहास में इतने एफआईआर नहीं हुए हैं। खुल के आ रहा है कि कौन कौन से लोग अलग अलग जो रिलीजन की ज़मीनें हैं, जो हिंदू ट्रस्ट की भी ज़मीनें हैं, टेम्पल्स की ज़मीनें हैं, वो भी लोग हड़पने का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के भी ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण मराठवाड़ा में है। भीड़ में तो एक बड़े नेता का भी नाम आया है जो खुद जिन पर एफआईआर हुआ है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसमें कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, सीनियर अधिकारी। तो इस पर हम लोग काम तो कर रहे हैं, कहीं भी हम स्लो नहीं हुए हैं मेंबर्स। करते हैं या इसका विरोध करते हैं? मैं इतिहास को मिटाने के विरोध में, इतिहास कोई भी हो, इतिहास इतिहास है, आप इतिहास को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं। ये जो प्रयास है इसका मैं कड़क विरोध करती हूँ, और चाहे वो किसी भी चीज़ का नामकरण हो, बदल हो, किसी शहर का या किसी योजना का भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट ने लाई है, उसका भी नाम बदल कर कहा है कि यह हमारी योजना है। तो इस तरह का नाम की राजनीति के लिए लोग नहीं बैठे हैं। लोगों के बेसिक फंडामेंटल इश्यूज को देखना चाहिए सरकार ने। गरीबी क्या है, महंगाई क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इससे डाइवर्ट करने के लिए नाम की पॉलिटिक्स चल रही है। हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बजट पेश किया है, उसे आप कैसा देखते हैं? इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार अभी अपने आप को अस्थिर ही समझ रही है, कि सरकार को लगता है कि शायद ये आखिरी बजट है। जितना पॉपुलिस्ट बजट इन्होंने पेश किया है, तो इससे पूरी जनता में यही फीलिंग आ गई है कि सरकार यहाँ रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। इतना पॉपुलिस्ट बजट तो आखिरी साल में देते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं, जनरली ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, लेकिन आज ये देने की वजह समझ में नहीं आ रही है। मैडम, एक आखिरी सवाल है, वक्फ बोर्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हुआ करते थे उनकी नियुक्ति को अभी उसमें बदलाव लाया है उस नियम में। ये दोनों मामलों को आप कैसा देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा निर्णय आप आने की आशंका है, और जो हालिया दिनों में जो जजमेंट है उसे? जजमेंट क्या आने वाला है इस पे तो कमेंट करना ठीक नहीं है। न्यायालय पे भरोसा है, हर किसी का फेथ है, आज भी है। हालांकि आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे जजमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जनता विचार कर रही है कि सच में न्याय हो रहा है क्या। लेकिन क्योंकि हम जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट करना हमारे पास ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जनता के मन में ज़रूर प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है ठीक नहीं हो रहा है। मैडम, मीरा भाईंदर शहर के एनसीपी कार्यकर्ताओं को किस तरह? एनसीपी कार्यकर्ताओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको एकजुट होना चाहिए, हम सब ने एक जगह आना चाहिए, और ये जो आज सारी जनता के ऊपर एक परेशानी लादने का काम हो रहा है, उसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमारे पास एनसीपी को भी एकजुट होना चाहिए, और महाविकास आघाड़ी के पूरे घटक सबने मिलकर एक जगह आकर इस सरकार को, जो दुटप्पी सरकार है, इसको दूर करने का काम करना चाहिए। थैंक यू। राजनेता और लोक नेता में बहुत फर्क है, ऐसा ही एक मिसाल फ्रीडा मोराइस ने उत्तर में दिखाया है। अभी वो नगर सेवक तो नहीं है, लेकिन वो लोक सेवक जरूर है। लोगों को जो भी तकलीफें हैं उसे
फ्रीडा बखूबी देख रही हैं और कोई भी तीज त्यौहार पर्व हो या कोई भी डे मनाया जा रहा हो वो गरीब वर्ग के लोगों को कभी नहीं भूलती। आज उसी प्रकार उन्होंने 11 सिलेंडर का वितरण किया और हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया। इसी तरीके से फ्रीडा उत्तर में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और विवाद खबरों के लिए बने रहे, जुड़े और देखते रहे मेरे दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई।